एशियन गेम्स के अगर मैच 8 की बात करें तो जापान वर्सेस हांगकांग के बीच में ये मैच रहा और एक बार फिर से जापान जो है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस देने के बाद इस मैच में कहीं ना कहीं डगमगा गया और इस मैच को वो हार गया और क्वार्टर फाइनल की रेस से भी वो कहीं ना कहीं बाहर हो गया। जी हाँ, क्योंकि ये जो दिक्कत है जापान की ये सिर्फ इस मैच के लिए नहीं है। अगर आप इस मैच में सोचेंगे कि इस मैच में जापान अच्छा जा रहा था, खराब खेल दिया, नहीं, ये चीज़ें लगातार जापान के साथ हो रही हैं। अगर हम देखें अभी जो रिसेंटली उन्होंने इससे पहले जो ईएपी रीजनल फाइनल्स खेला वहाँ पर भी पीएनजी के खिलाफ उनकी ये स्ट्रगल लगातार जारी थी और जो वो मैच जीत भी रहे थे वहाँ पर भी वही दो मोटे मोटे प्लेयर थे जिनके दम पर ये टीम जीत रही थी। तो सबसे बड़ी दिक्कत जापान की क्या रही है और क्या उसमें किससे वो बेहतर कर सकते हैं, इस पर बात जरूर करेंगे। लेकिन आज के मैच में डेफिनेटली एक हार्ट ब्रेक जरूर रहा जापान के लिए, जहाँ पर उन्होंने 2 बार इस गेम में बहुत अच्छी पकड़ बनाई लेकिन उसके बावजूद भी इस गेम को वो जीत नहीं पाए। तो सबसे पहले यह बात करें, हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और जापान से कहा कि आप बैटिंग कीजिए और कहना होगा कि जापान की वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस आज हमें देखने को मिली टॉस जीतकर जब पहले बैटिंग की। एंड क्या कहेंगे, फेस बाय फेस क्या रहा? ज़रूर देखिए, अगर हम बात करें पहले पावर प्ले की 1 से 6 ओवर की तो 50 रन जापान ने बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। वहीं अगर हम हांगकांग को देखें तो हांगकांग ने 35 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पे। तो यहाँ काफ़ी पीछे रह गया हांगकांग चेस करने के दौरान, लेकिन जापान ने काफ़ी अच्छे रन्स किए थे यहाँ पर। तो जापान इस फेस को ज़रूर जीतने में कामयाब रहा बहुत बेहतर तरीके से। वहीं 7 से 15 ओवर की बात करें तो जापान ने यहाँ पर 66 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं पर हांगकांग ने इस 7 से 15 के फेस में बीच में 60 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान हुआ। यहाँ पर हांगकांग फिर से पीछे रहा। जी हाँ, रन भी 6 रन ज़्यादा बनाए, विकेट सेम गिरे थे, पर यहाँ पर जापान ने अपनी पारी को बरकरार रखा और 66 बनाए, विकेट 4 गिर गए। यहाँ पर भी हांगकांग जापान आगे था हांगकांग से। अगर हम देखें तो 2 बार दोनों फेसों में 1 से 6 में और 7 से 15 में दोनों में जापान ने जीत हासिल की थी एज़ कम्पेयर टू हांगकांग। लेकिन सब खेल जो गड़बड़ाया है वो है आखिरी के डेथ फेस में। जापान के लिए बहुत ही ख़राब 16 से 20 में उन्होंने 11 रन बनाए और 5 विकेट अपने गंवा दिए। इतना खराब 20 ओवर ही पूरे नहीं हुए, बिल्कुल 19 ओवर तक बल्लेबाजी की। वहीं हांगकांग ने 38 रन बनाए, 18.5 ओवर तक उनकी बल्लेबाजी चली और 1 भी विकेट का नुकसान उन्हें हुआ नहीं। बिल्कुल, तो कहना होगा कि थर्ड फेस में जो है बाजी वो हांगकांग मार के लेके चली गई और उसका सबसे बड़ा जो रीज़न रहा कि थर्ड और जो जापान का जो थर्ड फेस था वो डिजास्टर से कम नहीं था। लास्ट के 4 ओवर उन्होंने 11 रन से जोड़े और 5 विकेट उन्होंने कहीं ना कहीं अपने गंवा दिए। तो ये हाल रहा फेस बाय फेस में कंपैरिजन में। 2 फेसेस ज़रूर यहाँ पर जापान ने जीते लेकिन जो फिनिश करने का था, जो मेन सबसे मेन फेस था, वहीं पर कहीं ना कहीं मार खाती हुई नजर। और दोनों फेसेस में अगर आप थर्ड फेस को एज अ बॉलिंग जापान देखे तो भी और एज अ बैटिंग जापान देखे तो भी कहीं ना कहीं इसमें वो बात खाते हुए नजर आए थे। तो सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें कंट्रीब्यूटर्स की तो वही जो हमने मैच में कहा था कि वही 2 किस्से, लास्टन लेक जो उनके ओपनर हैं, स्ट्राइक ओपनर है, और उनके साथ साथ वन डाउन के जो प्लेयर हैं, उनके कप्तान काडोवाको फ्लेमिंग, बस इन्हीं दोनों के बल्ले से अमूमन रन निकलते हैं जापान के लिए। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन सेकंड ओपनर जो रहे उन्होंने भी आज कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर दिया लेकिन उतना नहीं कि जापान के स्कोर में ज़्यादा कुछ इजाफा हो सके। एंड कंट्रीब्यूटर्स टॉप 3 वही रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम लास्टन लेक को देखें तो वो अलग ही बल्लेबाजी कर रहे थे। हमने 60 रन उन्होंने बनाए, बेहतरीन उनका स्ट्राइक रेट था, ज़बरदस्त शुरुआत दिलाई जापान को। वहीं काडोवाको फ्लेमिंग एक तरफ से संभालने की कोशिश कर रहे थे। जब ओपनर्स आउट हुए 32 रन की पारी उन्होंने भी खेली, लेकिन बस वही है कि वो थोड़ा लंबा नहीं जा सके। होता है, हर डे अलग अलग रहता है क्रिकेट के लिहाज से। अगर वो लंबा जाते तो 140 तक टीम पहुँच अपने आप को देखती है, 140-45 तक। अदरवाइज यही तो बल्लेबाज हैं। और इनके अलावा इब्राहिम तकाहाशी ने 8 रन, उसके बाद पटमोर ने 7 रन, बस यही कंट्रीब्यूटर रहे। वरना 11 रन बनाकर आखिरी के 5 बल्लेबाज सिर्फ 11 रन बना पाए और आउट हो गया। पूरी टीम 127 रन के बिलो एवरेज स्कोर पर ऑल आउट हो। बिल्कुल, और यहाँ पर आपको बताते हैं फॉल ऑफ विकेट के बारे में। फॉल ऑफ विकेट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये चीज़ अगर आप नोटिस करते हैं यहाँ पर आप क्लियरली समझ पाएंगे कि जो पहला विकेट जापान का यहाँ पर गिरा था वो गिरा था 44 रन पर। जी हाँ, ये एक पार्टनरशिप हुई 44 रन की। उसके बाद जब सेकंड विकेट गिरा तो वो 83 रन पर, यानी यहाँ पर भी एक पार्टनरशिप हुई लेकिन 39 रन की। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत थी कि यहाँ पर जो दूसरा विकेट गिरा 9.5 ओवर में, ये था लास्टन लेक का, जो 60 रन बनाकर खेल रहे थे, जो उनके प्राइम बैट्समैन में से एक हैं। 2
निकल कर आता। उसके बाद तीसरा विकेट थोड़ी और देर में गिरा, 114 रन और लगभग यहाँ पर हमको 31 रन की पार्टनरशिप यहाँ पर हमें देखने को मिली। बस ये शुरू के 3 विकेट में जो हमें 30+ की पार्टनरशिप मिनिमम देखने को मिली है। इसके बाद जो गाड़ी आई है वो पूरी तरह से बेपटरी है। अगर आप देखेंगे 114 पे ही चौथा विकेट, 116 पे पांचवा, 116 पे ही छठा, 118 पे 7, 118 पे 9, 125 पे 9, 127 पे पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। यानी बाकी प्लेयर्स से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं मिला। यही मैच प्रीव्यू में कल हम डिस्कस कर रहे थे कि बाकी प्लेयर जो बहुत स्ट्रगल करते हैं उनका क्या रोल होगा इन बैट्समैन के साथ, आखिर वो क्या करें। देखिए हमने आपके सामने कहा था कि इनको करना यही है कि उनका साथ देना है, सपोर्ट देना है। जो अगर वो खड़े हैं तो उनका सपोर्ट देना है, वो दोनों ही देने में कामयाब रहे। रिकार्डो आखिर फ्लेमिंग खड़े थे लेकिन उनके सामने धड़ाधड़ विकेट्स गिरते चले गए और एट दैट उन्होंने जो रन्स करने थे उस लिहाज से वो भी कहीं ना कहीं अपना विकेट गंवाकर चलेगा। तो ये हाल रहा फॉल ऑफ विकेट की अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन मोमेंट पे थे। लगभग 103 रन पे मेरे ख्याल से जापान ने 2 विकेट था एक वक्त पर और उसके बाद आप देखिए 127 पूरी टीम ऑल आउट हो गई। एंड हांगकांग के बॉलर्स को किस तरह से आप क्रेडिट देना चाहेंगे आज के नहीं, ज़रूर क्रेडिट, बहुत बेहतरीन वापसी है, यहाँ क्रेडिट ज़रूर देना होगा। बाकी बॉलर जो बैट्समैन है उनको सस्ते में आउट किया और उसके बाद काडोवाको फ्लेमिंग को बहुत सही वक्त पर पेविलियन भेजा। 14.1 ओवर में 114 रन पे थी टीम जापान, वो भी वहाँ पर थे। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए तो उसके बाद देखिए आप 13 रन के अंदर 6 या 7 विकेट टीम के गिर गए, ख़त्म हो गए। 11 रन पे तो 5 ही विकेट गिर गए थे आखिरी के, बहुत बुरा हाल हुआ। तो आयुष शुक्ला, एहसान खान और अनस खान ये बेहतरीन इन्होंने बॉलिंग कराई है। आयुष शुक्ला ने 4 ओवर में 23 रन 2 विकेट, अनस खान ने 4 ओवर में 23 रन 2 विकेट और एहसान खान ने 4 ओवर में 22 रन 1 विकेट निकाला है। तो इन तीनों का सबसे मेजर परफॉर्मेंस रहा है अगर हम देखें आज के मैच में हांगकांग के लिए। बिल्कुल, तो ये बात हो गई बॉलिंग की। लेकिन अब चेस करने के लिए जब हांगकांग 127 रन 128 रन में चेस करने थे टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, तब क्या अगर आप कहें तो डेफिनेटली उस बार भी एक बार तो वहाँ उन्होंने जापान ने पकड़ बनाई थी जब वो 114 रन पर कहीं ना कहीं 2 विकेट थे, एक अच्छे पकड़ में थे, 5 ओवर और बचे थे, एक अच्छे फिनिश की तरफ जा रहे थे, उन्होंने वो मैच गवा, वहाँ पे जो अपना होल्ड है वो गंवा दिया। एक बार और बॉलिंग में जब डिफेंड करने आई जापान तब एक और बार उन्होंने इस मैच में पकड़ बनाई थी, लेकिन उन्होंने फिर से वापस से रिलीज़ किया। एंड यहाँ पर जानना चाहूँगा कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या कुछ रहे हैं हांगकांग के लिए? नहीं, ज़रूर देखिए हांगकांग के लिहाज से देखें तो उन्हें अच्छा लगेगा कि कम से कम आज कुछ रन्स मारे हैं अदर बैट्समैन ने। नसरुल्लाह राणा हो, उन्होंने तो बहुत तेज़ इनिंग खेली है, 18 बॉलों में 35 रन की। उसके बाद मोहम्मद खान है, उन्होंने 18 रन बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को देखकर लगा होगा कि चलिए अदर बैट्समैनों ने भी रन्स हमारे किए हैं। निज़ाकत ने 18 रन किए, वो भी आउट होकर चले गए। बाबर हयात ने 30 रन बनाए, वो भी यहाँ पर साथ छोड़ के चले गए थे। लेकिन नसरुल्लाह राणा की जो इनिंग थी, जो पावर पैक्ड बहुत तेज़ तरह इनिंग थी, वो पूरी तरीके से हांगकांग के लिए जीत की तरफ हांगकांग की टीम को लेके चली गई। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्लियरली है। और जैसे हमने कल मैच में कहा भी था कि निज़ाकत और बाबर को रोकना बहुत ज़रूरी होगा जापान के बॉलर्स के लिए, और आपको कहना होगा कि उन्होंने रोकने की कोशिश तो की। 127 रन के अंदर उन्होंने बाबर और निज़ाकत को सिर्फ 48 रन बनाने दिया और उसके बाद उन्हें पवेलियन भेज दिया। उसके बावजूद भी कुछ रन बचते थे, लेकिन यहीं पर वो बात हम करेंगे कि 15 से 20 रन यहाँ जापान इतने कम बना चुका था कि बाबर और निज़ाकत के आउट होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नीचे पहुँचते पहुँचते टीम जो है वो उस स्कोर तक पहुँच ही जाती है ओपोनेंट की हम बात करें, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बहुत कम था। ये सब T20 में जब आप चेस कर रहे होते हैं तो अगर आपके ऊपर रिक्वायर्ड रन की तलवार नहीं लटक रही तो फिर आप ओपोनेंट टीम विकेट्स बिना लिए मैच नहीं जीत सकती, ये क्लियर है। और रिक्वायर्ड रन की तलवार हांगकांग पे लटक ही नहीं रही थी, तो वो आसानी से इस गेम को ले गए। और फिर नसरुल्लाह राणा ने तो आसानी भी नहीं दिखाई और एट दैट उन्होंने 18 बॉल में 36 मारकर 200 के स्ट्राइक से मैच को कहीं ना कहीं फिनिश कर दिया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है। जापान के बॉलर्स की मैं सीधे बात पर आता हूँ, यहाँ वहाँ पर सीधे चलते हैं। वहाँ पर आपको क्या लगता है? कॉन्ट्रीब्यूशंस तो काफ़ी ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन एक दो ऐसे बॉलर जहाँ से आपको लगता है कि इनकी तरफ से विकेट टेकिंग डिलीवरीज और आनी चाहिए। बिल्कुल, रियान ड्रेक को देखें, अगर आप 2.5 ओवर में उन्होंने 26 रन दिए तो ऑब्वियसली एक तो यही कल्प्रिट है कहीं ना कहीं जापान के लिए कि इतने रन इन्होंने लुटा दिए। इब्राहिम ताकाहाशी ने बेहतरीन बॉलिंग कराई है, 4 ओवर में 16 रन 1 विकेट लिया है। तानियामा ने भी 3 ओवर में 27 रन 1 विकेट लिए हैं। कोशिश ज़रूर की है जापान के बॉलर्स ने, लेकिन वहीं हम देखें कुबोता को देखें तो 3 ओवर में 14 रन 1 विकेट, बहुत बेहतरीन बॉलिंग हो रही थी जापान की। और एक चीज़ की दाद देनी होगी यहाँ जापान को कि उन्होंने एक्स्ट्राज नहीं दिए, वाइड और नो बॉल नहीं दी है। बेहतरीन बॉलिंग यहाँ कराई है जापान ने, कोशिश बहुत अच्छी थी, बस स्कोर थोड़ा सा कम रह गया वरना। और बॉलर्स खासकर रियान ड्रेक हैं, उनकी तरफ से थोड़ा सा इकोनॉमिकल अगर वो जाते तो शायद
140 तक अगर रन होते तो जापान अपने आप को यहाँ फेवरेट समझता चेस करने के लिए जब हांगकांग उतर रही थी, क्योंकि नज़ाकत और बाबर को रोकने में बहुत कामयाब रहे थे। और लेकिन आज हांगकांग के अदर बैट्समैन भी चले, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पर जापान की कोशिश कहीं ना कहीं थोड़ी कम ज़रूर रह गई, और खासकर बैट्समैन की तरफ से। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर। तो क्लियरली है हांगकांग के नज़ाकत और बाबर को आउट करने के बावजूद भी अगर बाकी प्लेयर्स ने यहाँ पर उनके रन्स किए जो उनके प्लेयर्स रन्स कर ही नहीं पा रहे थे रिसेंट मैच में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जापान के बॉलर्स की भी एक खास आ जाती है। इस लिहाज से अगर आप देखें, क्योंकि उन्होंने उनके बॉलिंग पे उन बैट्समैनों ने मारा जो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे। अगर हम रिसेंटली काफी मैचेस से अगर देखें तो ये क्लियर है। और जापान की बैटिंग की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर कोच का काम बढ़ जाता है कि कोच को ध्यान देने की जरूरत है कि क्यों सिर्फ 2 ही प्लेयरों के ऊपर लगातार प्रेशर आ रहा है। क्या बाकी प्लेयर्स अरे 40-50 ना सही, क्या 15-20 रन का भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते? और ये एक बार की बात नहीं है, ये हम लगातार देख रहे हैं। ईएपी फाइनल, रीजनल फाइनल से उससे पहले एक सीरीज हुई थी, आपको याद होगा, उसमें भी श्रीलंका के खिलाफ इमर्जिंग टीम के खिलाफ एक सीरीज हुई थी, वहां पर भी सिर्फ काड़वा को फ्लेमिंग ही कहीं ना कहीं चल रहे थे और कोई रन नहीं कर रहा था। तो ये चीज है कि ये लगातार देखने को मिल रही है। क्या हमें उस श्रीलंका इमर्जिंग के खिलाफ, जापान इमर्जिंग के खिलाफ जो परफॉर्मेंस थी बैटिंग की जापान की, क्या उससे इस मैच तक क्या जापान की बैटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वही 2 प्लेयर तब भी चल रहे थे, वही 2 प्लेयर अब भी चल रहे थे। तो ये अपने आप में कंसर्न है। ये कोच को ध्यान देना होगा कि आखिर गलतियां कहां हो रही है। क्या बैट्समैन इतने भी कैपेबल नहीं बन पा रहे कि वो 15-20 रन भी कंट्रीब्यूट कर सके? क्योंकि आज यहाँ डेफिनेटली 15 रन करीब और होते तो आज मैच का हाल कुछ और होता। क्यों? क्योंकि आप एक ओवर छोड़ के भी आए। बिल्कुल आपके पास 6 बॉलें बची थी, क्या पता उन 6 बॉलों में आप 10-11 रन मारते और आज का रिजल्ट आपके फेवर में होता। तो ये अपने आप में सवाल है कि 14 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोने वाली टीम ने बाकी 5 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर मैच को अपने हाथ से गंवा दिया। ये कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस जापान की जरूर रहेगी। पहले प्रॉमिसिंग कर फिर इस तरह की परफॉर्मेंस देना डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट जरूर होता है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंदे रिलेटेड चैनल के साथ बाकी सारी अपडेट्स आपको लगातार एशियन गेम्स की मिलती रहेंगी। और हांगकांग कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंच चुका है अब क्वार्टर फाइनल में। तो नेपाल और हांगकांग कहीं ना कहीं डील डन हो गए और मलेशिया को भी लगभग आप वहाँ पर कंफर्म समझ ही सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। बाय।